अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट नंबर 2 होम्योस्टेसिस जो बायोलॉजी का है, चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, उसको डिस्कस करेंगे। पिछला चैप्टर जो है, प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा यूनिट 1 गैसेस एक्सचेंज, वो मैं आपको उसका लेक्चर भी दे चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, और उसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग दोनों हम कर चुके हैं। ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ कब की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि हमने कोई गलती की तो वो भी, और अगर अच्छी बनाई तब भी। तो चलें, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ, हमारे चैप्टर का नाम जो है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले बताना चलूँ होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है। जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो मेन चीज़ है, ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है पेज नंबर 17 पे, फोर्थ लाइन है कि होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain internal environment of an organism within suitable limits। होम्योस्टेसिस वो सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है जो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं, उनको मेंटेन करता है एक कुछ सुटेबल लिमिट्स में के थ्रू। ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये ऐसा सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, homeostasis is a set of metabolism which maintain internal environment of an organism within suitable limits। ये इसकी डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की। अगर आपका सवाल है व्हाट इज होम्योस्टेसिस, तो ये छोटी सी डेफिनेशन 2 लाइनों की है, आपको आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लाइनों में 1 लाइन की है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सेक्शन इसके नीचे क्या है, मैं पूरे चैप्टर आपको आराम आराम से समझाऊंगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है ये। तो adaptation of plants for different internal conditions, there are 3 main aspect of homeostasis। ये 3 मेन एस्पेक्ट हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में होमोस्टेसिस कैसे होता है ये देखते हैं। थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मीन वाटर, ऑस्मो का मतलब वाटर, ऑस्मो का मतलब ही वाटर है। ठीक है, ठीक है, ऑस्मो का मतलब होता है वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस। अब प्लांट्स के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की सॉल्ट को मेंटेन, वाटर और सॉल्ट को, जो हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर बल्कि जो वाटर और सॉल्ट की कमी होती है, या उसको कमी को पूरा करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इसको मेंटेन करने के लिए प्लांट के अंदर जो वाटर और सॉल्ट कंडीशंस होती हैं, इसको हम मेंटेन करते हैं बाय ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन में क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली। थर्मो रेगुलेशन में सिंपल सी ये बात है कि थर्मो, जैसे यहाँ ऑस्मो इन वाटर था, वैसे ही यहाँ थर्मो मीन टेम्परेचर। जहाँ थर्मो की बात है वहाँ टेम्परेचर, थर्मो मीन टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन जो हमारी बॉडी के प्लांट्स की बॉडी के अंदर टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस होती है, वो होती है थर्मो रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब है जो प्लांट्स की बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो एक्सक्रीट होता है, यानी बाहर निकलता है, वो होती है एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, फालतू चीज़ें जो होती है प्लांट्स के अंदर, वो बाहर निकलती हैं, तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जो एक्सक्रीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पैराग्राफ दिया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बस मैं आपको बता दूँ सिंपल क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो प्लांट जो है वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ग्रीन सेल्स के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम पे होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो ऑल लिविंग सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, दिन हो या रात हो। प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स में रात में होता है, बाकी सब में सुबह और दिन शाम हर वक्त होता है बाकी लिविंग सेल्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। और जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन से ज़्यादा हो जाता है, तो पौधे जो हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, और रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा फालतू ऑक्सीजन, यानी और ज़्यादा।
ठीक है, इन एयर और थ्रू स्टोमेटा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इससे आगे जो है इतना कुछ नहीं है। बाकी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, दो तरीके से, दो टू वेज हैं, एक गटेशन और एक ट्रांसपेरेशन। चलिए मैं बोर्ड आपको फिर आगे लिखना शुरू करते हैं। तो एक ट्रांसपेरेशन है और एक गटेशन है, ठीक है। गटेशन, ए, ये बी, ठीक है। ट्रांसपेरेशन और गटेशन। अब ट्रांसपेरेशन क्या है? ट्रांसपेरेशन आपने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमने 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपेरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। अब ट्रांसपेरेशन क्या है? ट्रांसपेरेशन जो है, सबसे पहली बात, ये डे टाइम में होता है, ठीक है। ये डे टाइम में, दिन के टाइम होता है, डे टाइम। और उसके बाद ये ट्रांसपेरेशन क्या है? ट्रांसपेरेशन जो है रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में ये जो है प्लांट्स के अंदर से जो रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वेपरी फॉर्म में रिमूव करता है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है ना, वहाँ से, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देता है। ट्रांसपेरेशन हो गया। अब आप ये खुद सोचें, ट्रांसपेरेशन जो है डे टाइम में वाटर को रिमूव करेगा, तो गटेशन जो है नाइट टाइम में, ठीक है, नाइट टाइम में। अब नाइट टाइम के लिए भी कोई प्रोसेस चाहिए होगा कि अब दिन में तो चलो ट्रांसपेरेशन हो गया, अब रात के टाइम अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो कैसे रिमूव होगा? अगले दिन सुबह का इंतजार तो नहीं करेंगे ना, रात में भी होना चाहिए। तो अब आप ये डायग्राम देख लें पेज नंबर 18 पे, ये गटेशन का प्रोसेस हो रहा है। गटेशन में क्या होता है? गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ थ्रू स्पेशल पोर्स हाइड्रोथोड्स। It only occurs at night when water pressure is high in leaf and low temperature environment is present. गटेशन जो है वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। देख लें आप पत्ते के साइड पे जो कतरे लगे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये पानी के कतरों की सूरत में गिरता है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ, लीफ के मार्जिन से, साइडों से, ठीक है। थ्रू स्पेशल पोर्स, ये एमसीक्यूज में आता है, थ्रू स्पेशल पोर्स, ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। थ्रू एक गटेशन का प्रोसेस कौन से पोर्स के थ्रू होता है, तो उसका आपने लिखना है हाइडा थॉट्स, ये याद रखिएगा। और ये रात के टाइम होता है जब वाटर प्रेशर जो है हाई होता है लीफ के अंदर और लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट होता है लीफ के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद आगे इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये फोर टाइप हैं प्लांट्स की: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और एक्सोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोमीन, ये मैंने आपको बता दिया, ये नाइट टाइम होता है। हाइड्रोमीन वाटर, हाइड्रोमीन वाटर, ठीक है। और फाइटामीन प्लांट्स, फाइटामीन प्लांट्स। अब हाइड्रोफाइट वो पौधे जो फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करें, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करें। द प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, सिंपल सी बात, सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इससे अगला हेलोफाइट्स, हेलो मीन सॉल्ट, द प्लांट विच ग्रो इन सॉल्टिश वाटर, ठीक है, वो पौधे जो नमकीन पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद अगली सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, वन वन लाइनर आंसर बस। तो उसके बाद मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स द प्लांट ग्रो इन मॉडरेट वाटर, जहाँ सोए मिट्टी भी बराबर हो और पानी भी, ठीक है, दोनों बराबर ही हों, वो होते हैं मीजोफाइट, जहाँ मॉडरेट कंडीशन हो, ठीक है। उसके बाद आया एक्सोफाइट, एक्सोफाइट वो जगह जहाँ पे सोइल ही हो, बिल्कुल वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो या वाटर हो ही ना, उधर सोइल ही हो, मिट्टी हो, उधर जो पौधा लगता है उसको हम कहते हैं एक्सोफाइट्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एनिमल में होमोसिस्टिक होता है, वो कैसे होता है? तो एनिमल में होमोसिस कैसा होता है, इसमें ये बताया कि जैसे पौधों के अंदर पौधों में भी जो कुछ एक्वेटिक होते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी कुछ एक्वेटिक होते हैं और कुछ
टेरेस्ट्रियल होते हैं, पौधे भी जैसे कुछ पानी में लगते हैं, कुछ बाहर ज़मीन पे, कुछ जंगल में तो होते ही हैं, जंगल पौधों से ही बना होता है बल्कि। तो इसी तरह एनिमल भी जो हैं कुछ एक्वेटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, जैसे कोई इधर बताया फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन। फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनको हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन मीन हाई सॉल्ट। हाइपरटोनिक कंडीशन मीन हाइपरटोनिक मीन हाई सॉल्ट, ठीक है, ये नोट कर लें। और हाइपोटोनिक मीन एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर लें। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कैसे कहते हैं? लो सॉल्ट, लो सॉल्ट, ठीक है। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, इसमें आया हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक है हाइपरटोनिक कंडीशन यानी हाई सॉल्ट इनसाइड देयर बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर हाई सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो ये फेस करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ H2O, इनके ऊपर H2O का फ्लड आता है। एंड इनका जो सॉल्ट है वो जो इनके अंदर जो हाई सॉल्ट होता है वो लॉस हो जाता है। हाई सॉल्ट जो होता है ना, हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, वो लॉस हो जाती है इनकी जब इन पे फ्लड ऑफ H2O आता है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन मैरीन एनिमल्स, जो मैरीन के एनिमल्स होते हैं उनके हैव यूजुअली मैरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन यानी लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, बट सम मैरीन एनिमल्स डेवलप हाइपोटोनिक, यानी कुछ कुछ के अंदर हाइपोटोनिक होता है और कुछ के अंदर हाइपरटोनिक होता है, हाई सॉल्ट होता है, कुछ के अंदर लो सॉल्ट होता है। उसके बाद ये जो एक और होता है, एक और कंडीशन होती है वो आइसोटोनिक मीन सेम सॉल्ट कंडीशन, ठीक है। आइसोटोनिक मैरीन एनिमल के अंदर एक आइसोटोनिक, इन तीनों में से कोई भी मैरीन एनिमल्स के अंदर कोई सी भी कंडीशन पाई जा सकती है, या तो आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है मैरीन एनिमल्स के अंदर। उसके बाद ये देखें टेबल दिया हुआ है, बोनीफिश जो है हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, और कार्टिलेजिनियस सॉल्ट कार्टिलेजिनियस फिश हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। ओस्मो कन्फॉर्मर हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बोनीफिश की जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूँ, सनफिश और कैटफिश, और कार्टिलेजिनस फिश की शार्क, हैमर हेड शार्क, ये दोनों। और जो ऑस्मो कन्फॉर्मर की जो एग्जांपल है वो यूनिसेलुलर। इसके बाद तीसरा जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन आर हार्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत मुश्किल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि दे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट, ये इनकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो गर्माई से होता है, सूरज से, जिसकी वजह से इनका जो वाटर है, जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है एनिमल्स को, उसकी वजह से इनका वाटर जो है लॉस हो जाता है, विच लीड्स टू, जिसकी वजह से इनको डिहाइड्रेशन और मेजर प्रॉब्लम ऑफ फॉर प्रोडक्टिव लाइफ के लिए उनको हो जाती हैं। इसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी से आउटसाइड निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, वो होती है एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसे जो हम पेशाब वगैरह करते हैं इसमें, ये इसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे फालतू जो वाटर होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, फालतू वाटर होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। इसके बाद टेबल दिया, आप टेबल पढ़ लीजिएगा, दिया हुआ है एनिमल्स का एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इसके बाद होम्योस्टेसिस इन मैन, प्लांट्स का ही पढ़ चुके, एनिमल्स का ही पढ़ चुके, अब मैन का पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया है कि तीन तरीक़ों से, तीन जो हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, स्किन, लंग्स और किडनीज। इनका क्या वर्क है अब ये देखते हैं। स्किन का क्या काम है? स्किन जो है स्किन जो है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी का, ह्यूमन बींग का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, ठीक है। स्किन जो है हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो निकल जाता है, ठीक है। सॉल्ट और यूरिया ये सब चीज़ें निकल जाती हैं पसीना आने पे, ये स्किन का काम हो गया। इसके बाद लंग्स का क्या काम होता है? दे मेंटेन लेवल ऑफ O2 एंड CO2 इन द ब्लड, ये हमारे जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर चीज़ को लंग्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस में ये काम आते हैं। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन की बात नहीं कर रहे, होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्किन का तो काम यही है, जो स्वेटिंग को निकालती है। उसके बाद लंग्स का ये मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को, ऑक्सीजन को। और किडनीज जो है हमारे, हम जो वाटर पानी पीते हैं उसको फिल्टर करके क्या कहते हैं,
पानी को, हमारी जो एनर्जी होती है उसको साइड पे लेके जाती है, और जो फालतू हमारे जो ब्लड को फिल्टर करती है, जब हमारे ब्लड को उसको फिल्टर करके जो साफ ब्लड होता है वो उधर लंग्स में ले जाती है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो आ जाता है आगे यूरिनरी यूरिटर में, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है बाथरूम में जो हम वो करते हैं उस वजह से। इसके आगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, इसमें ये बताया कि ह्यूमन की जो स्किन है उसकी 3 लेयर होती है, 3 लेयर। पहली एपिडर्मस, दूसरी डर्मस, डर्मस एक ही बात है। उसके बाद तीसरी हाइपोडर्मस। डर्मस जो है सबसे ऊपर लेयर होती है, जो एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। चले मैं बोर्ड रब कर दूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ। चलें, पहले एपिडर्मिस, स्किन की जो पहली लेयर है वो एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस, डर्मिस, और तीसरी हाइपोडर्मिस, ठीक है। चले, एपिडर्मिस का क्या काम है। एपिडर्मिस जो हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन है, जो डेड सेल से बनती है, कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। आपने देखा होगा ऑयल के नीचे, जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं कोई सभी, उसके नीचे लिखा होता है केराटिन प्रोटीन, वो जो हम लगाते हैं स्किन पे, तो उससे ये स्किन जो हमारी सही होती है। तो आगे लिखा है, दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को कंटेन नहीं करती, और ये इम्परमेबल टू वाटर होती है। और ये जो एपिडर्मस का जो काम है वो हमारे वाटर को लॉस होने से बचाती है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हैं वो, ताकि वो इंटर ना हो सकें, इससे हमें प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद डर्मिस जो है, डर्मिस का बहुत बड़ा जो है रोल है हमारी बॉडी में। डर्मिस जो है हमारी स्किन की लेयर जो है उसका, डर्मिस इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, इन दोनों के बीच में होती है एक लेयर स्किन की, जिसको कहते हैं डर्मिस। इट कंटेन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर को कंटेन करती है। दैट इज नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, इसके ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, जो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हमें हमें उससे बचाती है, पेन से बचाती है, और जब प्रेशर और बाकी एक्सेट्रा हमें डिटेक्ट करती है, बताती है हमें। इसकी वजह से हमें पता लगता है, महसूस होता है हर चीज़ का, कि गर्मी होती है तो हमें महसूस होता है कि गर्मी है, हमें बताती है ये। तो द डर्मिस आल्सो कंटेन द डर्मिस आल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, इसके डर्मिस के अंदर जो हमारी दूसरी लेयर ऑफ स्किन है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से स्वेट प्रोड्यूस होता है, जहाँ से हमारा पसीना निकलता है, ठीक है। और इसके बाद आगे इतना कुछ नहीं है। इसके बाद हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मस इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर जो थर्ड लेयर होती है हमारी, वो होती है हाइपोडर्मस, जो मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो कंटेन करती है फैट्स विच एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। इंसुलेशन के रोल करती है, जब हमारी हीट लॉस होती है उसके अगेंस्ट इंसुलेशन का रोल करती है ये। इट आल्सो स्टोर एनर्जी, ये हमारी एनर्जी स्टोर करती है हाइपोडर्मिस। इसके बाद आगे रोल ऑफ स्किन है। इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, हमारा जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, इसके बाद लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, तीसरी वेदर डायलेशन। सबसे ऊपर क्या बताया, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। द स्किन इज अ ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। When the receptor in skin detects change in body temperature from set point of human is 37 सेंटीग्रेड, जो ह्यूमन का सेट पॉइंट है सेल्सियस जो है 37 सेंटीग्रेड है, इंक्रीज और डिक्रीज, एंड देन रिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन, इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधी बात है जो समझ में आ गई हमें। इसके नीचे ये तीन चीज़ें होती हैं जब वो जो है टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ता है, आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पसीना निकलता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट स्वेट। द स्वेट accumulates एट द surface ऑफ स्किन which evaporate with heat energy so the body feels cooling। जो स्वेट ग्लैंड हैं जो वो स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और जो स्वेट एक्यूमुलेट्स हमारे बॉडी के सरफेस से आता है स्वेट, जो जब वो एवापोरेट हो जाता है फिर हमें महसूस होता है कि हम ये ठंडा ठंडा महसूस होता है हमें, ठीक है। इसके बाद लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, आपने देखा होगा गर्मी में हमारे जो बाल हैं वो लेट जाते हैं, लेटे हुए होते हैं सारे, गर्मी जब लगती है तो लेट जाते हैं।
तो उसके बाद वेज़ोडाइलेशन, जिसके आर्टरियोल्स। वेज़ोडाइलेशन में क्या है, मैं आपको आसान तरीके में बताता हूँ, ये बुक वाला छोड़ें। वेज़ोडाइलेशन इट कॉज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन कैपिलरी, जो ब्लड जो बह रहा होता है हमारे अंदर, उसका जो उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। और इन कैपिलरीज, जो हमारी स्किन के अंदर कैपिलरीज हैं उनके अंदर, तो जो हीट इज लॉस्ट, जो हीट होती है हमारे अंदर वो ज़्यादा लॉस हो जाती है। और उसके बाद इन कोल्ड कंडीशन, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सर्दी होती है, तो तब क्या होता है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, जो हमारे बाल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और खड़े हो जाते हैं। जो टांगों के बाल, हाथ के बाल जो हैं ये खड़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। इट मेक्स अ लेयर ऑफ एयर इंसुलेटर, जो हमारी स्किन के ऊपर एयर इंसुलेटर के जो लेयर है वो बना देते हैं। देखा होगा आपने, दाने दाने आ जाते हैं हमारी, जब जैसे ही नहाने के लिए जाओ तो पानी हल्का सा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो हमारे ऊपर एक दाने दाने की स्किन आ जाती है, वो होती है इरेक्शन ऑफ हेयर। उसके बाद वेजो कॉन्ट्रेक्शन, बस ये तीनों हेडिंग उसके उलट है, ठीक है। जहाँ प्रोडक्शन ऑफ स्वेट हो रहा था यहाँ डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, जहाँ वैल्यू डायलेशन हो रहा था यहाँ वैल्यू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स था यहाँ इरेक्शन ऑफ हेयर्स है, ठीक है। तो इसके बाद वैल्यू कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसमें इंक्रीज ब्लड का जो फ्लो था वो इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इट रिड्यूस द ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज ऑफ स्किन, तो लेस हीट इज लॉस्ट, उसमें हीट जो है वो लॉस ज़्यादा लॉस हो रही थी, इसमें कम होगी जब सर्दी होंगी तो, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, तेज स्पीड में नहीं होगा, तेज़ी में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो हीट जो है वो लॉस नहीं होगी। उसके बाद डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, व्हेन स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड है, जब गर्मी नहीं होगी तो स्वेट ग्लैंड जो हैं वो स्वेटिंग को स्टॉप कर देंगे, स्वेटिंग नहीं करेंगे, तो फिर हीट एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी, तो वेस्ट नहीं होगी। चलें इसके आगे क्या है, आगे जो है ये दोनों पेज फालतू हैं। इसके बाद जो है असल चीज़ जो है आगे ये है, यूरिनरी सिस्टम इन मैन। यूरिनरी सिस्टम कैसे फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। अब ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिनरी द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलें या यूरिनरी सिस्टम बोलें एक ही बात है, ठीक है। अब ये तीन चीज, चार चीज़ें फॉर्म होता है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter, a urinary bladder, और यूरेथ्रा, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, अब इनको डिस्कस करते हैं। किडनी, सबसे पहले देखें किडनी क्या चीज़ है। पेयर ऑफ किडनी, किडनी फिल्टर, जो किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है टू प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। जब हमारे ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें से यूरिन निकलता है, फिर यूरिन आता है यूरिटर के अंदर, पेयर ऑफ यूरिटर जो है, पेयर ऑफ यूरिटर्स के अंदर आता है। यूरिटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। साथ में इसकी डेफिनेशन ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लॉन्ग में ये लिख सकते हैं बहुत आसान सी वर्डिंग में। किडनी की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने, किडनी की हेडिंग डालें, क्या कि किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। उसके बाद यूरिटर की हेडिंग, द यूरिटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जब आता है यूरिन, तो द यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोरेली स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम बॉडी, ये लिखना है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर तब तक अपने अंदर जो है यूरिन को स्टोर रखता है जब तक वो बॉडी से निकल नहीं जाता। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है एक ट्यूब है, यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन, जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये यूरिनरी ब्लैडर से कैरी करता है और बॉडी से आउटसाइड ये निकाल देता है बॉडी से, ठीक है। उसके बाद क्या बताया इधर, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, किडनी की कलर और शेप, किडनी की जो कलर, कौन सा कलर होता है, डार्क रेड, और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन की तरह। उसके बाद साइज जो है, ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, और वेट जो होता है इसका 27 ग्राम होता है एक किडनी का। और किडनी किडनी कहाँ पे होती है, ये भी लिखना है, इसकी मैं आसान वर्डिंग बता दूं। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी,
जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, ऑन वन ऑन अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। ये जो एंड के दो रिब्स होते हैं ये इनको कवर करते हैं, बचाते हैं इनको। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट, जो हमारी उल्टी किडनी होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू राइट। ठीक है, उसके बाद आगे इतना आगे नेफ्रॉन आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन। ठीक है, मोर देन 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन वन किडनी। नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन वन किडनी। अब किडनी के कितने पार्ट होते हैं? किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं किडनी के। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। रीनल कार्पसल्स क्या 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 काम होता है? रीनल कार्पसल्स का पहले मैं बोर्ड अप कर दूं फिर आगे बताता हूँ। रीनल कार्पसल्स जो है, रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स जो है आर नॉट ट्यूबुलर। ये ट्यूबुलर नहीं होते, ट्यूब की तरह नहीं होते। ट्यूब पता ना आपको, ट्यूब यूँ होती है, ट्यूब, ये ट्यूब होती है। ये ट्यूबुलर ट्यूबुलर नहीं होते रीनल कार्पसल्स। ठीक है, और इसके भी मजीद 2 पार्ट्स हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये डायग्राम में लेबल किया हुआ है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी आसान से वर्ड में, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद बोमेंस कैप्सूल, इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। ये कप की तरह होता है, ऐसे कप की तरह, यूं। इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। इसको ग्लोमेरुलस ने कवर किया होता है। ठीक है, बल्कि इसके शुरू में होता है ग्लोमेरुलस। तो उसके बाद रीनल कार्पसल्स को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद था रीनल ट्यूब्यूल। अब ट्यूब्यूल है तो इसका मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। इसके भी मजीद 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है। ये सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct। कलेक्टिंग डक्ट बोलें या पेप्टिलरी डक्ट, ये पेप्टिलरी डक्ट, पेप्टिलरी डक्ट, इसके 2 नाम है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के एक और नाम है पेप्टिलरी डक्ट। अब इसको डिफाइन करते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल है, जिस जो फर्स्ट पार्ट ये इधर, और इधर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। सेलेक्टिव, ये 4 तरह की फिल्ट्रेशन, ये 4 तरह की होती है। एक सेलेक्टिव होती है, एक नॉन सेलेक्टिव होती है, एक नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और एक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, पहले पार्ट में जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें कौन सी होती है? सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। उसके बाद लूप ऑफ हेनले की हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूप ऑफ हेनले, ये जो है यू यू शेप होता है, और इधर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? ये होता है लास्ट पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट, और इधर जो है नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट जो है इसकी डेफिनेशन जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप देख लीजिएगा, इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं है। आगे आगे क्या डिफाइन किया? किडनी स्टोन वगैरह डिफाइन किया है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जो है वो क्या चीज़ है? जब यूरिन जो है कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो जो हार्ड, मैं ये आपको आसान तरीके से बताता हूँ। किडनी स्टोन जो होता है वो हार्ड डिपॉजिट होता है जो मिनरल्स और सॉल्ट से मिलके बनता है हमारी किडनी के अंदर, उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, और इसके कॉजेज वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके बाद किडनी फेलियर, किडनी फेलियर तो आप पता ही है, जब किडनी अपना काम करना छोड़ दें तो इसको किडनी फेलियर कहते हैं। और आगे डायलिसिस, किडनी डायलिसिस वो होता है जब कोई क्या कहते हैं, पेशेंट को किडनी यानी किडनी काम करना छोड़ दे तो डायलिसिस मशीन होती है एक, जो किडनी का काम करती है, वो लगाते हैं उसे। जैसे किडनी हमारा खून साफ करके यूरिन यूरिन को प्रोड्यूस करती है,
वैसे ही डायलिसिस भी यही करता है, ठीक है। डायलिसिस किडनी का काम करता है, तभी हम डायलिसिस मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, हमारा आज का ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके मैं एक्सरसाइज और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें, अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।